अल्लाह। हाँ, जैसा कि कल मैंने बताया था कि हम लोग आज पढ़ने के लिए कहा गया था कि हम लोग जनरेटर के बारे में या विद्युत जनित्र के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन विद्युत जनित्र पढ़ने से पहले आपको कुछ दूसरी चीजों के बारे में भी जानकारी करना पड़ेगा। जैसे ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, पहले इसको हम जानेंगे, फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण जानने के बाद फैराडे के नियम। फैराडे के दो नियम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के, एक तीसरा है लेंज का नियम, या उसी को कभी कभी कहा जाता है फैराडे का तीसरा नियम। तो आइए हम लोग देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। जैसा कि आप जानते हो, आपको बताया गया था कि एम्पियर ने देखा कि जब किसी धारावाही चालक को, ये मान लीजिए कोई धारावाही चालक है, ये ए है, ये बी है, बी ए दिशा में कोई धारावाही चालक है, ये ए बी। जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, देखिए एम्पियर ने ये बताया कि जब किसी धारावाही चालक को, ये धारावाही चालक है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर को जब किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा जाता है, इसमें मान लीजिए आई एम्पियर की धारा बह रही है, इसकी लंबाई है एल मीटर। जब इसको रखा जाता है तो इसमें इस चालक के ऊपर एक बल लगने लगता है। इस बल का मान होता है एफ। एफ इज इक्वल टू, आप पढ़ चुके हो, बी आई एल साइन थीटा। बी आई एल साइन थीटा, ये थीटा क्या चीज है, चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच बना कोण थीटा है। क्या आपने देखा, ये आप पढ़ चुके हो। एम्पियर ने बताया कि जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा जाता है तो इस चालक के ऊपर एक बल लगने लगता है, जिसका मान F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा होता है। अब आइए देखिए, इस बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए आपने पढ़ा था कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है कि यदि हम अपने बाएं हाथ की प्रथम 3 अंगुलियों को परस्पर लंबवत दिशा में इस प्रकार फैलाएं कि फोर फिंगर चुंबकीय क्षेत्र की फील्ड की दिशा को बताए और मध्य धारा की दिशा को बताए, तो थंब बल की दिशा लगाएगा, यानी इस पर नीचे की ओर बल लगेगा। अब आइए देखिए, यह जब नियम बना तो एक वैज्ञानिक थे फैराडे। ये कोई बहुत ज्यादा जानकार आदमी नहीं थे फैराडे, एक मामूली पढ़े लिखे आदमी थे, किसी कॉलेज में पढ़ने नहीं गए थे। एक जगह ये नौकरी करते थे किसी फर्म में, वहां पर कुछ किताबें रहती थी, पुस्तकालय टाइप, तो उन किताबों को पढ़ने का इनको शौक था, पढ़ने लगे। फिर वहां पर कभी कभार कोई प्रोफेसर आते थे, लेक्चर होता तो ये उसको भी सुनने लगे। इनको इतनी दिलचस्पी हुई कि इन्होंने साइंस की किताबें पढ़ना शुरू किया और कितना उन्होंने कारनामा अंजाम दिया। आप देख लो, फैराडे का ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, फिर फैराडे का और भी नियम पढ़ेंगे आप, कितना इन्होंने काम किया। अब आइए देखिए, तो क्या इन्होंने किया, फैराडे ने सोचा कि जब चुंबकीय क्षेत्र, देखो ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को रखा जाता तो उस पर एक बल लगने लगता है। क्या लगने लगता है कि बल लगने लगता है। क्या होता है, एक बल लगने लगता है। तो इन्होंने सोचा कि हम ऐसा करें, जैसा कि एक आपने फिर पढ़ा था कि ऑरेस्टेड ने बताया कि जब किसी चालक के, मान लीजिए ए बी है, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें एक करंट उत्पन्न हो, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये आई एम्पियर की धारा इसमें बह रही है, इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस पर उन्होंने विचार किया, ये चुंबकीय क्षेत्र ये सकेंद्रीय वृत्त के रूप में होता है, जिसको दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के द्वारा या मैक्सवेल के स्क्रू नियम के द्वारा या एम्पियर के तैरने के नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो ये इन्होंने इस पर देखा, इन पर ध्यान दिया उन्होंने। तो इन्होंने सोचा कि जब हम विद्युत धारा से
चुंबक उत्पन्न किया जाता है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। किसी चालक में आपने विद्युत धारा प्रवाहित किया तो उसके किनारे चुंबक उत्पन्न हो गया। ये आर स्टेट की बात को उन्होंने ध्यान दिया। तो क्या हम चुंबक के जरिए विद्युत धारा को भी उत्पन्न कर सकते हैं? क्या सोचा उन्होंने कि जब विद्युत धारा से चुंबक उत्पन्न हो सकता है तो क्या चुंबक से विद्युत धारा नहीं उत्पन्न किया जा सकता है? इसके लिए उन्होंने तरह तरह के कॉइल लिए, इसे बंद कॉइल रखा, उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा, इसमें गैल्वेनोमीटर उन्होंने जोड़ा, अमीटर या वोल्टमीटर इस तरह से देखा उन्होंने, चुंबकीय क्षेत्र में रखा। ये मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, देखा कोई धारा नहीं उत्पन्न होती है। उन्होंने तरह तरह से इन फेरों की संख्या को बढ़ाया, चुंबक को और बड़ा किया, तरह तरह से कुल एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन देखा कि कोई धारा नहीं उत्पन्न होती है। इस तरह से वो मेहनत करते रहे। लिखा है किताबों में कि 11 साल तक वो इस तरह से मेहनत करते रहे और अपनी जो जमा पूंजी रही उससे तमाम सामान वो खरीदते रहे, यहाँ तक कि कुछ उनके पास रह ही नहीं गया। लोग कहते थे ये पागल हो गया है। इत्तेफाक था कि वो एक दिन ये इस तरह से कुंडली बनाए हुए थे, बनी हुई थी कुंडली, समझ रहे हो ना, ये हो गया ये कुंडली, इसमें गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ था। गैल्वेनोमीटर माने धारा मापी, धारा को मापने वाले यंत्र को गैल्वेनोमीटर कहते हैं या धारा मापी। इधर ये सब इसे निशान बना रहता है, ये 0 है, इधर 1 2 3 4 5, ये धनात्मक दिशा हो गई, ये ऋणात्मक दिशा हो गई। क्या किया, एक इस तरह से जोड़े हुए थे, वो हाथ में चुंबक छोटा सा लिए हुए थे, तमाम तरह से उपयोग कर रहे थे। चुंबक के चारों तरफ से कुछ तार लपेटते थे, फिर देखते थे कि लाओ देखे इसमें धारा उत्पन्न हो रही, कुछ नहीं हो रहा। छोटा चुंबक, बड़ा चुंबक, नाल चुंबक, राड चुंबक, बार मैग्नेट, तमाम तरह से उन्होंने प्रयोग किया। देखा कि किसी तरह की कोई धारा नहीं उत्पन्न होती। एक रोज इत्तेफाक था कि अपने घर में या अपने कमरे में जो बनाए हुए थे सामान इसे पड़ा हुआ था, इन्होंने हाथ में ये लिए हुए थे। इत्तेफाक से क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि सही में मैं पागल ही हो गया हूँ, ये बेकार है सारी मेहनत। बस ऐसे ही उन्होंने इसको फेंक दिया कि छोड़ो फेंको। जैसे ही उन्होंने फेंका तो देखा ये इसी में इसे गिर पड़ा, इसी में जाकर के चुंबक, और गिरा तो इसे ये सुई मूव कर गई और उनको बड़ी खुशी हुई कि इसका मतलब बात उनके समझ में आ गई। क्या फर्क पड़ा उनको देखना उन्होंने कि जब चुंबक गति करता है तब तक बिजली उत्पन्न होती है, जैसे चुंबक रुक गया, इसे रुका है तो कुछ नहीं होता है। चुंबक जब गतिमान रहेगा तब इसमें बिजली उत्पन्न होगी। तो इससे इन्होंने नियम निकाला जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लॉज ऑफ फैराडेज। अब आइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। उन्होंने क्या किया, जब इसमें चुंबक को रख करके गतिमान कराया तो देखा कि इसमें विद्युत धारा बहने लगी, और जैसे ही चुंबक को रोक दिया विद्युत धारा का बहना बंद हो गया। तब इन्होंने कहा बात हमारे समझ में आ गई। क्या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। किसी बंद कुंडली से संबद्ध, कुंडली माने परिपथ, ये परिपथ एक टू सर्किट जिसको हम लोग कहते हैं, ये बंद सर्किट, ये खुली सर्किट हो गई, बंद सर्किट, इसको जोड़ दीजिए, बंद सर्किट हो गई, क्लोज्ड सर्किट, बंद कुंडली। तो बंद कुंडली से संबद्ध ये कोई, मान लीजिए मैंने कहा धारा मापी है, ये धारा मापी। जब किसी बंद कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फलक्स आपको मैंने बताया था, ये मान लीजिए एक चुंबक है, कैसा चुंबक है, ये क्षण चुंबक, बार मैग्नेट जिसको कहते हैं। ये मान लीजिए उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। हम जानते, हमने बताया था आपको कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। इकाई उत्तरी ध्रुव द्वारा किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव से चलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर निर्मित मार्ग को चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, चुंबकीय बल रेखाएं। कैसे बताया था, ये इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं चलती है उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर। ये चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, ध्यान से देखिए, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। फिर मैंने बताया था कि ये क्या होती हैं, सिरों पर सघन होती हैं और बीच में
क्या होती है, विरल होती है। अच्छा, तो अब क्या किया जाए, इन्होंने क्या किया, आप देखिए यहाँ पर ध्यान से। मान लीजिए ये कोई एक चुंबक है, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं जिनको हम लोग फलक्स कहते हैं। किसी एक निश्चित क्षेत्र से संबद्ध चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को फलक्स कहते हैं। किसी एक निश्चित क्षेत्र से लंबवत दिशा में गुजरने वाली, किसी एक निश्चित क्षेत्र से लंबवत दिशा में गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फलक्स कहते हैं। और इकाई क्षेत्रफल से लंबवत दिशा में गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये मान लीजिए कोई एक आपके पास ये है कॉइल, देखिए ध्यान से, ये कॉइल है यानी कुंडली है। क्या है ये, कुंडली है। ये क्या है, ये इसमें धारा मापी लगी हुई है। ये एक कुंडली है। कुंडली को अब आप इसकी तरफ ले जाइए, देखिए तो आप देख रहे हो कि इस समय इससे संबद्ध चुंबकीय फलक्स कितना है, एक लाइन है। इसको और इधर ले आइए, अब देख रहे हो चुंबकीय फलक्स कितना हो गया इससे संबद्ध, 1 2 3 4 5 6 हो गया। और नजदीक ले आइए, यहाँ पर पहुंचा दीजिए इसी को, तो आपने देखा चुंबकीय फल इससे संबद्ध, इससे अटैच्ड, इससे अटैच्ड का है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है। तो जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फलक्स में परिवर्तन होता है तब इसमें एक विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, चाहे कहो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जहां विद्युत वाहक बल होगा वहां विद्युत धारा होगी। तो हम क्या कहेंगे, जब किसी बंद कुंडली से संबद्ध किसी चुंबकीय फलक्स में परिवर्तन किया जाता है तो इस कुंडली में एक विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। मान लीजिए इसमें धारा उत्पन्न हो गई, इस दिशा में, इस दिशा में एक धारा उत्पन्न हो गई, इधर हम ले जा रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि अगर हम इसको इधर पीछे की ओर ले आवे तब धारा की दिशा बदल जाती है, इस दिशा में हो जाता है, धारा की दिशा भी बदल जाती है। तो आप पहले देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसे कहेंगे, बहुत आसान है। किसी बंद कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फलक्स, जिसको हम लोग फाई अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, में परिवर्तन के कारण, परिवर्तन कब होगा, जब इसको आप गति कराओगे। एक जगह आपने रोक दिया तब शुरू में जितने चुंबकीय फलक्स इससे गुजर रहे थे वो उतने ही रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन जब इसको आप कुंडली को गति कराएं, चाहे कुंडली को रोक करके चुंबक को गति कराएं, तब भी चुंबकीय फलक्स में परिवर्तन होगा। चाहे इसको रोक दें, इस चुंबक को गति करावें, चाहे चुंबक को रोक दें, इसको कुंडली को गति करावें, या दोनों को गति करावें, यानी गति होना, जब चुंबकीय फलक्स में परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन जब नहीं होगा तो कोई धारा नहीं उत्पन्न होगी। तो क्या मिला आपको, किसी बंद कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फलक्स में परिवर्तन के कारण उसमें उत्पन्न विद्युत धारा, उसमें क्या होती है, विद्युत धारा उत्पन्न का होना के कारण विद्युत धारा का उत्पन्न होना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स रिलेटेड, फ्लक्स माने मैग्नेटिक फ्लक्स, इन्हें समझो कि कोई फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू ए कॉइल, एक कॉइल से, या एक कॉइल है कुंडली से संबद्ध कॉइल काजेज, क्या है, काजेज टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट, एक इलेक्ट्रिक करंट को उत्पन्न कर देता है, का कारण बनता है। काजेज टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के उत्पन्न करने का कारण बनता है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यह फेनोमेना माने प्रक्रिया, यह प्रक्रिया या एक क्रियाक्रम, यह प्रक्रिया, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस क्रिया को, प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से संबद्ध फैराडे ने दो तरह के नियम बताए। पहला नियम उनका क्या था कि जब किसी बंद कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फलक में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें एक विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इस विद्युत धारा को प्रेरित विद्युत धारा, इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इंड्यूस्ड करंट।
इसको क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत धारा या इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। यह प्रेरित विद्युत धारा, चाहे कहो इंड्यूस, उसमें एक विद्युत धारा उत्प्रेरित हो जाए, चाहे कहो उसके सिरों पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, चाहे कहो विद्युत धारा उत्पन्न, चाहे कहो विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल यानी पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर। उसके सिरों पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, चाहे कहो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर कहिए या विद्युत वाहक बल कहिए। एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत वाहक बल के कारण एक उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जहां विद्युत वाहक बल होगा, जहां पोटेंशियल डिफरेंस होगी, वहां विद्युत धारा होगी। तो चाहे आप कहें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, चाहे कहो उसमें एक विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न हो जाता है, तो उसमें एक विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, चाहे कहो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत धारा को प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत बल, जब वाहक बल कहोगे तो कहोगे इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रो, क्या कहेंगे इसको? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। यह प्रेरित विद्युत धारा तब तक रहती है जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता है। यानी अगर इसको आपने रोक दिया, फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होता है तो नहीं होगा। चित्रानुसार जैसे किसी चित्र बनाओगे, जब कुंडली, जब चुंबक यनियस को, मान लो यनियस एक चुंबक है, इस चुंबक को कुंडली की ओर लाया जाता है, ये कुंडली की ओर इस दिशा में लाया जाता है, मान लीजिए इस तरह, तब क्या होता है? उसमें एक किसी दिशा में धारा उत्पन्न हो जाती है, चाहे इस दिशा में एक धारा उत्पन्न हो जाती है। परंतु चुंबक यनियस को कुंडली से दूर ले जाया जाता है। जब अब इसी चुंबक को इधर लाया जाता है, इसको कुंडली को फिक्स कर दिया आपने, तब देखा कि इसमें धारा इस दिशा में मान लो उत्पन्न हो गई। अब जब चुंबक को इस तरफ ले जाते हैं तो धारा फिर इसमें उत्पन्न होती है, लेकिन विपरीत दिशा में इधर उत्पन्न होती है। यह रहा फैराडे का प्रथम नियम, लिख लीजिए जल्दी से। हाँ बहुत सारी।
तो फैराडे का प्रथम नियम। दूसरा नियम क्या है? फैराडे का दूसरा नियम, दूसरा नियम है उत्पन्न विद्युत वाहक बल, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्या कहा? उत्पन्न विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को इस पर अक्षर से लोग प्रदर्शित करेंगे। उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन आपको बताया गया था। फ्लक्स हम लोग फाई अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। फिर से सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर फ्लक्स नहीं समझ में आया, फ्लक्स मैंने बताया था कि एक चुंबक है, मान लीजिए, फिर से सुनिए, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलेंगी। ये बंद वक्र होती हैं, एक दूसरे को कहीं काटती नहीं है, ध्रुवों पर सघन होती हैं, बीच में विरल होती हैं। ये सब बताया गया था। फिर क्या बताया गया था? ये फ्लक्स हो गया। फ्लक्स में परिवर्तन, परिवर्तन माने, मान लीजिए आपने यहाँ पर आपने कॉइल रखा, ये कुंडली है। अब इससे मान लीजिए चार क्या है, फ्लक्स इससे संबंधित थे। अब कुंडली को आप यहाँ ले आए तो आपने देखा अब 10 हो गई इससे संबंधित चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, 4 से बढ़ करके 10 हो गया। यानी मान लीजिए पहले φ1 था, अब हो गया φ2 बदल करके। तो अंतर कितना हो जाएगा? φ2 माइनस φ1, बाद वाले में से पहले वाले को घटा दिया जाता है, ये डिफरेंस हो गया। इसको इस तरह भी लिखा जाता है, इसे लिख देते हैं डेल्टा फाई। इसको कहते हैं डेल्टा, डेल्टा माने डिफरेंस। तो डेल्टा फाई सब फ्लक्स में परिवर्तन ये हो गया। परिवर्तन की दर कैसे निकालेंगे? मान लीजिए परिवर्तन की दर निकालने के लिए आप जानते हो समय से भाग दे दिया जाता है। अगर ये डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी समय में परिवर्तन कितना हो रहा हो? डेल्टा फाई हो रहा हो, तो कहोगे चूंकि डेल्टा टी सेकंड में परिवर्तन होता है डेल्टा फाई, इसलिए 1 सेकंड में होगा कितना परिवर्तन? तो ये नीचे वाली गिनती ऊपर, ऊपर वाली नीचे, और ये बगल वाली का गुणा हो जाता है। ये बार बार आप पढ़ चुके हो। ये हो जाता है, यानी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, इस तरह से लिखेंगे। इसको इस तरह भी लिखते हैं डी फाई अपॉन डी टी, इस तरह भी लिखा जाता है, जैसा आप चाहें लिखें। यानी फ्लक्स में परिवर्तन हो गया डेल्टा फाई। फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन की दर, फ्लक्स में परिवर्तन की दर, फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या कहेंगे आप? डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये हो गया फ्लक्स में परिवर्तन। समझ में आ गया होगा। फ्लक्स में परिवर्तन की दर तथा कुंडली में फेरों, कुंडली में फेरों की संख्या, फेरा का माने कुंडली पे लिपटे हुए जो तार लपेटा जाता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर जो लिपटा होता है, कि 1 फेरा के बजाय 2 फेरा हो गया, 3 फेरा हो गया, 4 फेरा हो गया, 5 फेरा हो गया। फेरों की संख्या तथा फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या n के अनुक्रमानुपाती होता है। ये दूसरा नियम हो गया, के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, induced electromotive force E is proportional to the rate of change
rate of change of flux and क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल, कुंडली से संबद्ध, एसोसिएटेड विद द कॉइल and number of turns on the coil, number of turns of copper wire, insulated copper wire over the coil, अर्थात से कहेंगे आई, अर्थात E इज प्रोपोर्शनल टू कितना, किसके अनुपाती है, N के डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। रिलेशन नंबर फर्स्ट, E इज प्रोपोर्शनल टू N। रिलेशन नंबर टू, दोनों को एक साथ मिलाने पर combining these two relations क्या हो जाएगा, E is proportional to N times delta phi upon delta T, और E is equal to K into N times delta phi upon delta T, where K is a constant, for air and vacuum taking K is equal to 1, E is equal to N times delta phi upon delta T। लिख लीजिए, हाँ कब लिखो, मुझे बताइए कब। अब नहीं, कभी से के लिए जहाँ के कांस्टेंट है उसका वैक्यूम के लिए मैंने निर्वात और वायु के लिए इसका मान 1 रखने पर 1 मान लिया गया। जैसे रुपया पैसा के बीच में कांस्टेंट 100 मान लिया गया, दर्जन के बीच में 12 मान लिया गया, ऐसे ग्राम किलोग्राम के बीच में 1000 मान लिया गया, ऐसे 1 मान लिया गया। हाँ देखिए,
फैराडे का तीसरा नियम, या इसी को हम लोग कहते हैं लेंज का नियम, कुछ लोग फैराडे का तीसरा नियम कहते हैं। देखिए क्या है लेंज का नियम। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार उत्पन्न, इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत धारा इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, प्रेरित विद्युत धारा उस कारण का विरोध करता है, विद्युत धारा उस कारण का विरोध करती है, उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न होती है, जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। इंड्यूस्ड current opposes the reason due to which it originates इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत धारा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न होती है। कैसे इसको समझोगे? आप देखिए, आपने देखा होगा इसी तरह से क्लास में जो टीचर ज्यादा पढ़ाते हैं, बच्चों के साथ ज्यादा सख्तियां करते हैं कि वो पढ़े, ऐसे लोग टीचरों को बहुत बुरा भला कहते हैं, गालियां भी देते हैं। हम लोगों के भी दौर में हम लोग यही देखते थे। और जो टीचर नहीं पढ़ाते हैं, हंसी मजाक करके टाल जाते हैं, उनको लोग बच्चे कहते हैं बहुत रॉयल टीचर है, बहुत बढ़िया टीचर है, खूब खिलाते हैं, खूब हंसाते हैं और दुनिया भर की सारी बातें सुनाते हैं। इसी तरह से घर पर भी बच्चे होते हैं, जो गार्जियन उनको पढ़ाता लिखाता आगे बढ़ाता कहता आप ही तो हमारे दुश्मन है, और जो साथी सहपाठी उसको गलत रास्ते पे ले जाते हैं उनको समझता हमारे हितैषी है। तो ठीक यही हाल इनकी भी है। ये जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती, जिसके कारण उत्पन्न होती, उसी का विरोध करती। किसके कारण उत्पन्न हुई है? चुंबक के गति के कारण उत्पन्न हुई है। तो विरोध करती है कि चुंबक की गति नहीं होनी चाहिए। क्या करती है? अब ध्यान से देखिए, ये प्रेरित विद्युत धारा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न। कैसे विरोध करती है? ध्यान से देखिए। ये मान लीजिए कॉइल है, कुंडली है, जिसको हम लोग बंद परिपथ कहते हैं, क्लोज सर्किट। यहां पर देखिए, ये एक है चुंबक, ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव। जिंदगी में इस तरह के बहुत से अनुभव आते हैं, जिसके ऊपर आप एहसान कर दीजिए, लोग कहते हैं वही दुश्मन बन जाता है। नहीं होता है, होता है। ठीक यही हाल यहां भी है। तो ये मान लीजिए हम इसको इस तरफ ला रहे हैं, चुंबक को इस तरफ ला रहे हैं, ये चुंबक इधर आ रहा है, तो इसमें एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यह धारा इस तरह व्यवहार करती है कि इस चुंबक को ढकेलती कि मत इधर आओ। कैसे विरोध करेगी? इसमें देखिए इस तरह से धारा उत्पन्न होती कि ये भी एक चुंबक बन जाता। आपने पढ़ा है कि जहां कहीं विद्युत धारा उत्पन्न होती है वहां चुंबक उत्पन्न होता है। और स्टेट ने बताया शुरुआत ही में, आपने देखा कि जहां कहीं भी विद्युत धारा उत्पन्न हुई, इसमें विद्युत धारा ने प्रवाहित किया, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो जैसे ही इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हुई तो इसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार बनता है कि यह सिरा, ये कुंडली इस तरह से, ये इस तरह से, ये कहना है इस तरह से, ये कुंडली है एक बेलनाकार,
इधर आप चुंबक को लेकर के आए, ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, तो ये एक पूरा एक कुंडली एक चुंबक बन जाता है। और इस तरह चुंबक बनता है कि ये उत्तरी ध्रुव इधर, ये उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करने लगता है, इधर दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। आप जानते हो उत्तरी ध्रुव का विरोध करता है। तो इसमें किस तरह से धारा उत्पन्न होती है, ध्यान से देखिए। इस दिशा में धारा उत्पन्न होती है जब इसको लाते हैं, ध्यान से रखिए, इसको इसे याद रखिएगा। ये इम्तिहान में पूछा जाता है, इस तरह बना रहता है कि बताइए इसमें धारा की दिशा किधर होगी। तो ये यन और यस, यहाँ देखिए इस तरह से इधर इधर भी धारा उत्पन्न होगी। कैसे धारा उत्पन्न होगी, ये वो याद रखिए इसे, बहुत बेहतरीन तरीका है ये। धारा की दिशा इसमें इस तरह उत्पन्न होगी, इसमें इस तरह उत्पन्न होगी। क्या होता है इसमें धारा की दिशा, जब आप उत्तरीय इधर की ओर लाते हैं तब ये उत्तरी ध्रुव बन जाता है। ठीक, अब देखिए जब इसको आप उधर ले जाओगे, ये कॉइल है, फिर कॉइल है, ये अब इधर हम ले, ये चुंबक है, यही ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव, चुंबक को हम इस तरफ ले जाते हैं। जब चुंबक को इस तरफ ले जाते हैं, उसे दूर ले जाते हैं, तब ये दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। यानी कहता है मत जाओ। जैसे घर में लोग रहते हैं, जब बाहर से कोई भाई या बहन घर पे आ जाता है तो आपस में लड़ाई होती है, और लेकिन जब दूर रहते हैं, जाने लगते हैं, तो बैठ कर रोने लगते हैं कि नहीं ना जाओ। ठीक यही हाल इनकी भी है, ऐसे ही देखो। अब ये चुंबक इधर जाता है तो ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल बन जाता है, उसको खींचता है कि नहीं ना जाओ, तो ना। तो ये लेंज ने बड़ी बेहतरीन बात बताई, इसी को कहा जाता फैराडे का तीसरा नियम। इसे समझ में आ गया होगा कि जब चुंबक को इस तरफ लाते हैं तो ये उत्तरी ध्रुव बन गया। यानी इस कारण का ये जो धारा उत्पन्न हुई, उस कारण का विरोध करती, कि कौन सा कारण होता है, चुंबक का इधर आना, उसका विरोध करती है। तो उत्पन्न विद्युत धारा, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या उत्पन्न इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उस कारण का विरोध करता है। उस रीजन का, कौन सा रीजन था, चुंबक का आना इधर उसके निकट, इधर चुंबक का दूर जाना। चुंबक का आना और जाना का मतलब उसका संबद्ध चुंबकीय फलक, चुंबकीय बल रेखाएं होंगी जो संबद्ध होगी, उसमें परिवर्तन होगा जब इसको गति कराया जाएगा। तो उत्पन्न चुंबकीय फलक क्या कहोगे, उत्पन्न विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न होती है। इंड्यूस्ड करंट अपोजेस, विरोध करती है, द रीजन, उस कारण का, ड्यू टू विच इट ओरिजिनेट्स, ओरिजिनेट्स पर उत्पन्न होती है। तो ये दोनों चित्र बना लेंगे, इससे समझ में आ जाएगा कि क्या होगा, है कि नहीं। तो ये रहा। अच्छा, देन अब ये हो गया फैराडेज थर्ड लॉ। देन Faraday's equation, then Faraday's equation is written as, कैसे लिखा जाता है, E is equal to minus n times delta phi upon delta t। ये माइनस चिन्ह आपने बढ़ा दिया, माइनस चिन्ह यही बताता है कि उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न होता है। लिख लीजिए।
देखिए, प्रेरित विद्युत धारा आई की दिशा का निर्धारण, ये जो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हुई, कैसे उसकी गति का दिशा का निर्धारण कैसे किया जाता है, उसका मैग्नीट्यूड आपने देखा किस तरह से कि परिमाण ज्ञात किया गया, दिशा कैसे निर्धारित किया जाएगा। प्रेरित धारा चाहे कहो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा का निर्धारण, विद्युत धारा का की दिशा का, धारा की दिशा का निर्धारण फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा किया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का क्या नियम है? इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ की, इसके पहले था बाएं हाथ का नियम, मोटर में जनरेटर में दाएं हाथ का नियम रहेगा, के नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ की प्रथम 3 अंगुलियां, ये प्रथम 3 अंगुलियां हैं, परस्पर लंबवत दिशा में फैलाएं, ये लंबवत दिशा में तीनों एक दूसरे, और 4 फिंगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतावे, और थंब बल की दिशा यानी गति की दिशा बतावे कि किस दिशा में गति कराया जाता है, कुंडली को किस दिशा में गति कराया जाता है, गति की दिशा को थंब मोशन, थंब THUMB, THUM यम पर खत्म हुआ, यम से शुरू हुआ, थंब मोशन, थंब माने रुक जाना हिंदी को कहते हैं, थंब मोशन की दिशा को बताए तो प्रेरित धारा क्या होगी, मिडिल फिंगर इसकी दिशा बताएगी, धारा की दिशा को, प्रेरित धारा मध्य अंगुली की दिशा में होगी, इस दिशा में उत्पन्न होगी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, जनरेटर, विद्युत जनित्र या इलेक्ट्रिक जनरेटर, विद्युत जनित्र किसे कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, मोटर किसे कहते थे? वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को मोटर कहते हैं। वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को मोटर कहते हैं। जनरेटर क्या, उसका उल्टा कहोगे। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक जानते हो, जहां कहीं गति हो उसे यांत्रिक गति कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को विद्युत जनित्र कहते हैं। विद्युत जनित्र, जन माने जनना माने उत्पन्न करना, विद्युत जनित्र कहते हैं। A device that changes mechanical energy, into electrical energy is called electric generator. इसी तरह से जैसे मैंने बताया मोटर के बारे में, एक साल मोटर के बारे में पूछा जाता है, दूसरे साल जनरेटर के बारे में। ये क्वेश्चन समझिए आउट रहता है आपके पास। क्या है तो विद्युत जनित्र क्या है आपने जान लिया। विद्युत जनित्र की रचना, बनावट, फिर उसकी कार्यविधि। बनावट भी देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन।
कंस्ट्रक्शन बंद किया जाए, एक बात रचना। बंद की थी, हाँ, रचना की। इसको लिख लो जरा। इसमें भी सेम टू सेम वैसे ही है जैसे मोटर की रचना होती है। इसमें एक शक्तिशाली नाल चुंबक, उसने भी यही सही लिखा था आपने। इसमें एक शक्तिशाली नाल चुंबक के ध्रुवों के बीच पृथक्कृत तांबे के तारों से आच्छादित, पृथक्कृत तांबे के तारों से आच्छादित, तांबे के तारों से आच्छादित, आच्छादित माने लिपटी हुई, आच्छादित एक आयताकार कुंडली होती है। उसमें भी आयताकार था, इसमें भी आयताकार कुंडली होती है, कुंडली होती है, जो दो स्थिर आधारों के सहारे, दो स्थिर आधारों के सहारे, आधारों के सहारे अपने अक्ष के परितः, अपने अक्ष, अक्ष माने धुरी, अक्ष के परितः, परितः माने चारों ओर, परितः घूम सकती है, घूमने के लिए स्वतंत्र होती है, घूमने के लिए स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र होती है। In a generator, in a generator, there is a, there is a there is a rectangular coil, rectangular coil wrapped with insulated copper wire, जैसे मोटर में लिखा था वैसे इसमें भी लिखोगे, insulated copper wire, insulated copper wire between the poles of a strong magnet, between the poles of a strong magnet, शक्तिशाली चुंबक, strong magnet, strong magnet. The end of the wires, the end, the two ends, दो किनारे, दोनों किनारे, the two ends of this coil are attached with two separate, अलग अलग, यही अंतर है इसमें दोनों, two separate, मिटाए इसको, two separate
स्लिप रिंग्स, देखिए स्लिप रिंग्स उसमें क्या रहा था, स्प्लिट रिंग, दोनों तारीख सा फर्क है, स्लिप और स्प्लिट, स्लिप है उसमें स्प्लिट, बाकी कुल ऐसे लिखना है, रिंग्स इसमें भी रिंग्स इसमें भी। स्लिप रिंग्स क्या है, दोनों का सिरों का संबंध किससे होता है, स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स। These rings are in the connection of two static brushes, these brushes are connected with electric appliances, माने बल्ब, फैन एक्सेट्रा। ये रही बनावट, क्या हो गया, स्वतंत्र होती है, क्या घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। इस कुंडली के दोनों सिरे दो अलग अलग सर्पी वलयों से, मेरा विभक्त वलयों, विभक्त के जगह पर सर्पी कर देंगे, सर्पी वलयों से जुड़े होते हैं, ये सर्पी वलय दो स्थिर ब्रशों से जुड़े होते हैं, जिनका संबंध वैद्युत उपकरण से होता है, वैद्युत उपकरण माने बल्ब, पंखा, हीटर से होता है। ये रही बनावट, देख लीजिए कैसे है चित्र, तो ज्यादा समझ में आएगा। लिख लीजिए आप पहले, देख लीजिए तब लिखिए। देखो इधर, इसमें दो शक्तिशाली नाल चुंबक, ये शक्तिशाली नाल चुंबक एन हो गया, ये इधर एस, जैसा कि आपको बताया था हमने कि ये इस तरह से इसे होगा, ये नहीं कि एक ध्रुव अलग है, काट के अलग अलग नहीं रहेगा, एक के में ऐसे होता है, पूरा नहीं बनाया जाता, इधर दिखा दिया गया उस तरीके ऐसे। ये शक्तिशाली नाल चुंबक है, इसके ध्रुवों के बीच में एक आयताकार कुंडली होती है, जैसे उसमें था आयताकार कुंडली, सेम टू सेम इसमें भी एक आयताकार कुंडली, केवल एक फेरा यहाँ दिखाया जा रहा है, देखो ध्यान से, केवल एक फेरा दिखाया जा रहा है। इसमें तो एक शक्तिशाली नाल चुंबक के ध्रुवों, ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिण नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच स्थित एक आयताकार कुंडली होती है,
जो पृथक तांबे के तारों से आच्छादित होती है। यह कुंडली का ये अक्ष हो गया, अक्ष समझ रहे हो, धुरी, जिसके परिता ये घूमेगी। इधर इसे डब्लू के आकार का बना दीजिए, इधर नीचे बना दीजिए एम के आकार का। ये क्या है, इस तरह से ये स्थिर आधार है। ये दोनों इन्हीं आधारों के ऊपर, जैसे ये दो स्थिर आधार है, इस पर ये घूम रहा है, इसे स्थिर आधारों पर, ये स्थिर आधार। ये चूंकि ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव चुंबकीय बल रेखाएं इधर से इधर चलेंगी, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। ये चुंबकीय क्षेत्र है जिसको हम लोग बी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। कुंडली होती है, यह होता है। इस कुंडली के दोनों सिरे, एक सिरा यह है तार का, एक सिरा यह है, इसमें कई चक्कर लिपटे होंगे, एक सिरा यह है, यह सिरा, ये दो सर्पी वलयों से जुड़े होते हैं। सर्पी वलय कैसे है, ध्यान से देखो। यह है अक्ष उसका, सर्पी वलय इस तरह से बनाओगे। ये बेलन बना दीजिए एक, यह है सर्पी वलय। दूसरा ये भी इसी से अंदर आएगा, ये दिखाओगे इसको, इसके अंदर इस तरह से है। ये आएगा तारे यहाँ, लेकिन ये इससे जुड़ा नहीं रहेगा, ये वाला इससे जुड़ा रहता है, ये तार इससे जुड़ा नहीं रहता है, इसमें दूसरा एक रहता है। ये दूसरा बेलन इसे बनाओगे, ये है, इससे ये वाला जुड़ा रहता है, इस वाले से, इस सर्पी वाले से, ये सर्पी वाला है, ये सर्पी वाला है, स्लिप रिंग्स। ये है दूसरा वाला, ये इससे जुड़ा रहता है, देखने मालूम होता है इससे जुड़ा, लेकिन इससे नहीं जुड़ा हुआ। ये तार है, यहां से जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है। इंसुलेटेड कॉपर वायर रहता है, इसमें नहीं जुड़ा रहता है। ये होता है। इसके बाद इससे दो ब्रश होते हैं, एक ब्रश इधर, ये हो गया B1 B2, एक ब्रश इधर जुड़ा हुआ है, एक ब्रश इधर, चाहे इधर से जोड़ो चाहे इधर से जोड़ो, दोनों एक ही बात है। ये हो गया, ये B1 B2, दो ब्रश हो गए अलग अलग। ये दोनों क्या होते हैं, अब ये आकर के विद्युत उपकरण से जुड़ जाते हैं। फिर किससे, विद्युत उपकरण। ये विद्युत उपकरण क्या है, मान लीजिए यहाँ आपने एक पंखा लगा दिया, या बल्ब लगा दिया, ये बल्ब है, बल्ब, पंखा, हीटर, कूलर। अब इसमें बिजली कैसे उत्पन्न होगी, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज इतना जान लीजिए क्या रचना होगी। इसमें एक शक्तिशाली नाल चुंबक के ध्रुवों के बीच एक आयताकार कुंडली होती है, जो पृथक्कृत तांबे के तारों से आच्छादित होती है। ये आयताकार कुंडली क्या होती है, अपने अक्ष के परितः दो स्थिर आधारों, या आधार है, दो स्थिर आधारों बेसेस के सहारे अपनी अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। इस कुंडली के दोनों सिरे, कुंडली के दोनों सिरे माने कुंडली के तार के दोनों सिरे दो अलग अलग सर्पी वलयों से, ये सर्पी वलय है, स्लिप रिंग्स है। ये क्या है, ये ब्रश है, ये और ये दोनों ब्रश है, ये सर्पी वलय है, दोनों दो अलग अलग सर्पी वलयों से जुड़े होते हैं। इन सर्पी वलयों का संबंध दो स्थिर ब्रश है, ये ब्रश स्थिर है, ये ब्रश स्थिर है। ये ब्रशों से, इन ब्रशों का संबंध है, ये क्या है, कनेक्टिंग वायर है, ये सब संयोजक तार द्वारा विद्युत उपकरण से होता है। विद्युत उपकरण बल्ब है, पंखा, हीटर, कूलर, जो भी हो, यह विद्युत उपकरण से जुड़ा हुआ होता है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे इसकी क्रियाविधि।